नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। देश की राजधानी दिल्ली में अक्सर फ्रांस की राजधानी पेरिस जैसा बनाए जाने की बात की जाती है। आपको याद होगा, दिल्ली के चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल राजधानी को पेरिस जैसा बना देने का वादा करते थे। आज आपको देश की राजधानी दिल्ली से 6568 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस लिए चलते हैं, जहां इन दिनों देश चुनावी माहौल में है। पहले राउंड की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे राउंड को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज के इस विश्लेषण में आपको फ्रांस के इतिहास, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, चुनावी मुद्दे, उम्मीदवारों की संख्या यानी कि कुल मिलाकर फ्रांस के चुनाव से जुड़ी हर बारीक जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि इस चुनाव का केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर भी असर पड़ेगा। यूरोप का मजबूत स्तंभ है फ्रांस। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रेंच क्रांति ने पूर्ण राजशाही को उखाड़ दिया और आधुनिक इतिहास के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक को स्थापित किया। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास की किताबों में हम जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, इस क्रांति का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर भी पड़ा। 1848 में यूरोप में कुल मिलाकर 17 क्रांतियां हुई। फ्रांस के बाद वियना, हंगरी, बोहेमिया, इटली, जर्मनी, प्रशा, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड आदि में विद्रोह हुए। विशेष रूप से मध्य यूरोप इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वियना कांग्रेस ने जो प्रतिक्रियावादी राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था उसकी नींव हिल गई। फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी प्रांत टेक्सास से भी छोटा है, लेकिन उसके पास यूरोप की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, यूरोपीय यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसके पास है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग जिसे मिला है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर और दुनिया में सबसे ज्यादा घुमा जाने वाला देश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नाटो और यूरोपीय यूनियन का संस्थापक सदस्य। इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाने के पीछे का मकसद ये बताना है कि यूरोपीय यूनियन में फ्रांस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। 2 राउंड में वोटिंग। फ्रांस में चुनाव हो रहे हैं। पहले राउंड के लिए वोटिंग हो गई है और 24 अप्रैल को दूसरे राउंड में वोट डाले जाएंगे। फ्रांस के वोटर केवल अपने ही देश के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे बल्कि इससे यूरोप का भविष्य भी तय होगा। ऐसे फ्रांस की जनता किसे चुनेगी? क्या दूसरी बार इमैनुअल मैक्रों को मौका मिलेगा या फिर इस बार जनता नए नेता पर भरोसा जताएगी? फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 68 लाख है, जिसमें से 4 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं। पिछले चुनाव में 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने वोट डाला था, जिसमें से मैक्रो को 2 करोड़ वोट मिले थे जबकि ले पेन को 1 करोड़ वोट मिले थे। खाली बैलेट पेपर 30 लाख छोड़े गए जबकि 10 लाख विरोध में फाड़ दिए गए। पहले राउंड के बाद फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 10 अप्रैल को हुआ। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद फ्रांसीसी पोलिंग एजेंसी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दक्षिणपंथी उभार मारिन ले पेन पर बढ़त हासिल किए जाने का अनुमान जताया है। एजेंसी द्वारा जताए गए अनुमान के मुताबिक पहले चरण के में मतदान जहां मैक्रो को 27 से 29% मतदाताओं का समर्थन मिलता दिख रहा है, तो वहीं 23 से 24% वोट ली पेन के खाते में जा सकते हैं। फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है? फ्रांस एक सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, यानी राष्ट्रपति ही पावर सेंटर है जबकि प्रधानमंत्री सरकार को लीड करते हैं। दोनों ही नेशनल असेंबली के प्रति जवाबदेह हैं। राष्ट्रपति का चुनाव फ्रांस की जनता द्वारा 5 साल के लिए किया जाता है, जिसे डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज कहा जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद वही अगले प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के अन्य लोगों का चयन करते हैं। राष्ट्रपति देश की नीतियों का निर्धारण करते हैं जबकि प्रधानमंत्री सरकार की कार्यवाही को देखते हैं। कैसे राष्ट्रपति बना जा सकता है? फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 500 चुने हुए ऑफिशियल के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, जिनकी संख्या 30 अलग अलग सरकारी विभागों से होनी चाहिए। उम्मीदवार स्वतंत्र भी हो सकता है और किसी राजनीतिक पार्टी से भी। फ्रांस के प्रमुख चुनावी मुद्दे: जीवन यापन की लागत, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं, जलवायु परिवर्तन, क्रय शक्ति, महामारी, इमिग्रेशन, यूक्रेन संकट। उम्मीदवारों की संख्या: इसकी संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। 2002 में 16 उम्मीदवार थे तो 2017 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की संख्या 11 थी, जबकि 2022 में इसकी संख्या 12 है। सभी उम्मीदवारों को बराबरी के मीडिया प्रेजेंस का अधिकार है, यानी टीवी और रेडियो के अलावा बोलने के लिए बराबरी के स्लॉट दिए जाते हैं। सारी प्रक्रिया कड़ाई के साथ निगरानी की जाती है। इसके अलावा कैंपेन में खर्च होने वाले पैसे को लेकर भी निगरानी की जाती है। पहले राउंड में यह रकम 16.9 मिलियन यूरो से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरे राउंड में लिमिट 22.5 मिलियन यूरो तक निर्धारित की गई है। 2 राउंड में क्यों वोटिंग? फ्रेंच लोगों का मानना है कि इंसान पहले अपने दिल का प्रयोग करते हुए वोट करता है, फिर दिमाग का इस्तेमाल करके करता है। पहले राउंड में सभी उम्मीदवारों के लिए वोटिंग होती है, जिसके बाद जिसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुए वो अगले राउंड के लिए जाता है।
सेकेंड राउंड जीतने के बाद 13 मई को उम्मीदवार अपना पदभार संभालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के 12 उम्मीदवार कौन कौन से? इमैनुएल मैक्रो, मरीन ले पेन, जीन ल्यूक मेलेंचोन, एरिक जेमोर, यानिक जादोट, निकोलस ड्यूपेंटो, वेलेरी पेक्रेसी, एनी हिडाल्गो, फिलिप पाउटो, नथाली अधार्त, जीन लाइस्ले राष्ट्रपति पद के 3 प्रमुख चेहरे। इमैनुएल मैक्रो को चुनाव में चरम दक्षिणपंथी कही जाने वाली मरीन ले पेन से 2017 के चुनाव में कड़ी चुनौती मिली थी। फेनिक्स के नाम से मशहूर ले पेन साल 2017 के चुनाव में पहले राउंड की मतगणना के बाद दोनों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं था। मरीन ले पेन खुद को राष्ट्रवादी बताती हैं। उन्होंने वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आती हैं तो सबसे पहले फ्रांस में इमिग्रेशन से जुड़े नियमों को सख्त बनाए जाएंगे, शरणार्थियों की संख्या में कमी होगी, कट्टर इस्लामिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फ्रांस को यूरोपीय यूनियन से निकालने पर भी विचार किया जाएगा। मरीन ले पेन चाहती थी कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं पहले फ्रांस के आम नागरिकों को मिले, बाद में बाहर से आने वाले लोगों को इसका फायदा दिया जाए। लेकिन दक्षिणपंथी नेता ले पेन के प्रदर्शन से फ्रांस की स्थापित पार्टियां इतना घबरा गई कि उन्होंने पहले राउंड में अपनी हार के बावजूद 2017 के चुनाव में इमैनुएल मैक्रो को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। ये एक तरह से ले पेन के राष्ट्रवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने जैसा था। इस बार के चुनाव से पहले भी ले पेन ने सार्वजनिक जगहों पर हिजाब को लेकर जुर्माने के प्रावधान जैसी बातें कहकर खूब सुर्खियां बटोरी है। 2012 और 2017 में पिछड़ने के बाद मरीन ले पेन तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में है। इस बार उनकी जीत के दावे भी कई ओपिनियन पोल्स की तरफ से किए जा रहे हैं। ओपिनियन पोल्स में दूसरे राउंड में 42% वोट ले पेन को मिलने की संभावना जताई गई है। टीवी स्टार से राजनेता बने एरिक जेमोर, जिन्हें फ्रेंच डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है, इस्लाम विरोधी और अप्रवास विरोधी विचारों की वजह से जेमोर की छवि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में है। उनका मानना है कि सिर्फ महान शख्स ही फ्रेंच की जनता को बचा सकते हैं। लेकिन जेमोर का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड को महान तो कतई ही नहीं कहा जा सकता। जेमोर को एक बार फ्रांस में 2011 में नस्लीय भेदभाव के लिए उकसाने के लिए और एक बार 2018 में मुसलमानों के खिलाफ घृणा के लिए, एक साथ ही 2022 के लिए नस्लीय घृणा को उकसाने के लिए दोषी ठहराया गया। इसके अलावा इस्लाम, इमिग्रेशन, महिलाओं के मुद्दे को लेकर भी वह अपने बयानों की वजह से विवादों में बने रहते हैं। ओपिनियन पोल में उन्हें तीसरे नंबर पर रखा जा रहा है। दूसरे राउंड में उन्हें 34% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इमैनुएल मैक्रो को उदारवादी नेता माना जाता है। वो यूरोप के साथ फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं। उनका सारा ध्यान देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर है। मैक्रो की पत्नी ब्रिजेट उनसे 24 साल बड़ी है। उनका मानना है कि उनकी पत्नी ही उनकी असली ताकत है। एक बार उन्होंने खुद ही बताया था कि वो हर 1.5 घंटे पर ब्रिजेट को कॉल करते हैं। ब्रिजेट मैक्रो की हाई स्कूल टीचर हुआ करती थी। उस वक्त वो केवल 15 साल के थे। मैक्रो के माता पिता ने जब इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो वो अपने माता पिता के खिलाफ ही चले गए। ब्रिजेट न सिर्फ उनकी शिक्षक रही हैं, बल्कि वैवाहिक राजनीतिक जीवन में भी मैक्रो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। अप्रैल 2016 में मैक्रो ने एन मार्शेर नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। फ्रांस की स्थापित पार्टियों के 11 उम्मीदवारों को हराकर दूसरे राउंड में पहुंचे और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। ओपिनियन पोल मैक्रो को एक बार फिर से फ्रांस में वापसी करते हुए दर्शा रहे हैं। दूसरे राउंड में उन्हें 53% लोगों का समर्थन प्राप्त होने की संभावना है। फ्रांस के चुनाव का व्यापक प्रभाव। फ्रांस के चुनाव परिणाम का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा, क्योंकि यूरोप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण से पैदा हुए संकट को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैक्रो ने रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का पुरजोर समर्थन किया, जबकि ले पेन ने फ्रांस के लोगों के जीवन स्तर पर उनके प्रभावों को लेकर चिंता जताई। मैक्रो नाटो के भी प्रबल समर्थक रहे हैं और यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। राष्ट्रपति मैक्रो दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें दक्षिणपंथी पार्टी से कड़ी चुनौती भी मिल रही है। मैक्रो के अलावा दक्षिणपंथी उम्मीदवार ले पेन और वामपंथी नेता जेआई-लुस मेलेंकोन राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल है। तो आज हमने फ्रांस के चुनाव और इसके अन्य देशों पर पड़ने वाले प्रभाव की पूरी कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।